हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज यानी कि 22 जनवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है खास, जो कि क्लैट पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी द हिंदू की फ्रंट पेज न्यूज़ है वो है ट्रम्प डिक्लेयर एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाई बर्थ। तो हम सभी को पता है जैसे 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक डिसीजन लिए, बैक टू बैक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए। कितने ऑर्डर पास किए एक दिन में? 100 ऑर्डर पास किए। और इतने ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने वाले ये पहले यूएस प्रेसिडेंट बन गए। इससे पहले इतने ऑर्डर किसी ने पास नहीं किए। तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें एक डिसीजन ये था, इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि यूएस की सिटीजनशिप पाने के लिए, है ना, बर्थ अब एक कोई बेस नहीं होगा कि मान लो अगर कोई पर्सन जो है अगर उसने यूएस में सिर्फ जन्म लिया है, पैदा हुआ है, ठीक है, और वो यूएस का सिटीजन बन जाता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। हम कुछ और क्राइटेरिया भी ऐड करेंगे। तो सिर्फ बर्थ के बेस पे यूएस सिटीजन्स को कैंसिल आउट करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया है ना। देखते हैं अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है, अभी एक कोर्ट में जाएगा। और ऑलरेडी इसको काफ़ी लोगों ने जो 18 डेमोक्रेट लेड स्टेट्स हैं, ठीक है, 51 स्टेट हैं यूएसए में, ठीक है, इसमें से 18 स्टेट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर गए हैं कि भाई ट्रंप ने ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया आप इसको कैंसिल आउट करो, ये पूरे यूएसए के लिए खतरा है। तो देखते हैं नियर बाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट अभी के लिए स्थिति ये है कि जो जन्म है, जो वर्थ है, उसको कोई एक बेस नहीं माना जाएगा, एक इंपॉर्टेंट बेस नहीं माना जाएगा टू अटेन द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और डिसीजन लिया। इन्होंने डिसीजन लिया है, एक्चुअली इन्होंने एक वार्निंग दी है। इन्होंने वार्निंग क्या दी है कि जो ब्रिक्स, जो कि 10 कंट्रीज का, 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा आपके इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया और आपका यूएई, यानी कि कुल मिला के 10 कंट्रीज शामिल हैं। इनको इन्होंने वार्निंग दी है। इन्होंने कहा कि देखो, अगर आपने सोचा भी डी डॉलराइजेशन के बारे में, डी डॉलराइजेशन हम पहले भी, है ना, इसको डिस्कस कर चुके हैं। डी डॉलराइजेशन इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज साथ आते हैं और वो कहते हैं कि चलिए हम ट्रेड करते हैं, बट इस बार जो हम ट्रेड करेंगे ना वो डॉलर में नहीं होगा, हम कोई और करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर करेंसी स्वैप कर लेते हैं कि हम जब ट्रेड करेंगे, आपके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अपनी करेंसी दे देंगे, आप हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो तो हम आपको ऐसी अपनी करेंसी दे देंगे, तो एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो इसको लेके, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ब्रिक्स कंट्रीज को कि अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया, ऐसा सोचा भी, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट भी आया, तो हम क्या करेंगे, आप पर 100% टैरिफ इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इन्होंने एक डायरेक्ट वार्निंग दी है, ठीक है। देखो इन्होंने क्लियरली बोला भी है, एज ए ब्रिक्स नेशन दे विल हैव ए 100% टैरिफ इफ दे so much as even think about doing what they thought, and therefore they will give it up immediately, he said enormously, referring to the Spain as a BRICS member, ठीक है। तो इन्होंने एक क्लियर वार्निंग दी है। तो इनके ये 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में। इसके अलावा WHO से भी कोई किया है इन्होंने, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल न्यूज़ ही है, और एक इनकाउंटर हुआ है विद नक्सलाइट माओइस्ट, ठीक है, जिसमें लगभग 16 माओइस्ट को मार दिया गया, ठीक है, जिसमें 12 से 14, 12 to 14 क्या हैं, टॉप नॉच कमांडर हैं इस माओइस्ट मूवमेंट के, ठीक है। जैसे कि हमारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि पूरा इंडिया नक्सल फ्री हो जाएगा टिल 2026, मार्च 2026। यानी कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल ये बयान है कि हम मार्च 2026 तक क्या कर देंगे, पूरी इंडिया को नक्सल फ्री कर देंगे, नक्सल फ्री भारत मूवमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कैटेगोरिकली, नक्सल फ्री भारत मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने इस इनकाउंटर को एक ह्यूज सक्सेस बताया है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन ट्यूसडे डिस्क्राइब द ऑपरेशन एज another mighty blow to the Naxalism. Another mighty blow to the Naxalism. Our security forces achieved major success towards building a Naxal-free Bharat, the Home Minister Amit Shah wrote on the
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। इसके अलावा जो चीफ छत्तीसगढ़ जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी इस स्टेटमेंट को दोहराया है और उन्होंने बोला है कि है ना हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस चीज़ को लेके, हम मार्च 2026 तक क्या करेंगे, नक्सलाइट को बिल्कुल ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, क्या है ये नक्सलिज्म, कहाँ से आया ये नक्सलिज्म, ठीक है, और क्यों इंडियन गवर्नमेंट अब इसको बिल्कुल रूट आउट करना चाहती है। देखो नक्सलिज्म की अगर हम रूट्स में चलें तो हमारे इंडिया में नक्सलिज्म 1967 में शुरू हुआ। ठीक है, बंगाल, उस समय का जो बंगाल है, वहाँ पे एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जो उस समय ज़मींदार होते थे, उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, एंड ये लोग जंगलों में निकल गए और इन ज़मींदारों से, इन लैंडलॉर्ड से क्या करने लगे, है ना, एम्बुश करने लगे। बाद में क्या क्या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जो ज़मींदारी सिस्टम है, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद इनका जो रेलिवेंस है वो ख़त्म हो गया। बट लेटर ऑन उसके बाद इस मूवमेंट को चाइना से फंडिंग मिलने लगी टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ठीक है, तो अब इस जो मूवमेंट का, जो माओइस्ट मूवमेंट है, जो नक्सल मूवमेंट है ना, इसका जो पर्पज है, सोल पर्पज, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि इसका जो पर्पज था वो क्या था, है ना, रूट आउट करना जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था इंडिया में। तो अब लैंडलॉर्ड सिस्टम तो है नहीं, अब आप किसके लिए रजिस्ट कर रहे हो। तो अब इनको चाइना से फंडिंग मिल रही है कि आप क्या करो, गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो या राइट की हो या सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट हो, आपको क्या करना है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है। दैट इज वाई अब जो भी इंडियन गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो रूट आउट करने पे, इरेडिकेट करने पे आमादा रहती है इस नक्सलिज्म को। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कि मतलब जो नक्सलिज्म हमारे यहाँ पे अब से 10 साल पहले हुआ करता था, लगभग 8 स्टेट में हुआ करता था और लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट बहुत बुरी तरह से प्रभावित थे। अब ये जो नक्सलिज्म है सिर्फ आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ एरियाज में रह गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। तो होप सो कि बहुत जल्दी जो मार्च 26 की जो डेडलाइन है वो मीट होगी एंड नक्सलिज्म हमारे इंडिया से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब कभी भी नक्सलिज्म की बात आती है तो एक यूनिट का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। वो यूनिट है कोबरा कमांडो के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कोबरा कमांडो। देखो कोबरा कमांडो, C फॉर कमांडो, B फॉर बटालियन, फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है, तो कोबरा कमांडो की फुल फॉर्म ये होती है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हिना कमेटी रिपोर्ट, SC लाउड दोज हु गेव स्टेटमेंट बिफोर SIT। ये जो हिमा कमेटी रिपोर्ट है ये रिलेटेड है एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्कैंडल से। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्कैंडल से क्या होता है, ईयर 2017 में एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बताती है कि उसे किडनैप किया गया। ठीक है, और उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप किया गया। ठीक है, और ये जो किडनैपिंग थी ना, ये ऑल ऑफ द सडन नहीं थी। ये जो रेप था ऑल ऑफ द सडन नहीं था, ये प्री प्लान रेप था। और ये रेप किसने प्लान किया था, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने। तो इनको बहुत दिनों तक होस्टेज रखा गया, बाद में इनका नाम भी डिस्क्लोज हुआ। उसके बाद एक मी टू मूवमेंट टाइप स्टार्ट हो गया मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारी जो एक्ट्रेस थी, जूनियर आर्टिस्ट थी, फीमेल, वो सामने आई और उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। उसके बाद लेटर ऑन एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हेमा कमेटी। इसने लास्ट ईयर अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ। ठीक है, उसी पे जो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट है उसने, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक अपना टेक दिया है कि देखो, जो लोग स्टेटमेंट देने के लिए राजी हैं, आप उनका स्टेटमेंट लो। ठीक है, बट जिन्होंने पहले कभी क्लेम किया था कि हमारे साथ भी हुआ है, बट अब वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, उस बेसिस पे आप किसी पे केस दर्ज मत करो। ठीक है,
ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि अब वो स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, नहीं एफआईआर करना चाह रहा है, तो आप उस पर्सन के ऊपर एफआईआर दर्ज मत करो, ठीक है, जिस पे पहले एलिगेशन लगा रहा था, है ना, कोई कोई लेडी, कोई जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एलिगेशन लगा रही थी किसी पर्सन के ऊपर, अगर अब वो नहीं चाहती है, ठीक है, वो है ना एक अपने स्पेस में रहना चाहती है, काम स्पेस में रहना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप उसे फोर्स मत करो। जो लोग अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो एफआईआर कराना चाहते हैं, आप उनके अगेंस्ट क्या करो, है ना, आप एफआईआर लिखो और उस एफआईआर के अकॉर्डिंग, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कल्प्रेट हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करो। तो ये कहने का मतलब है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल जो 21 है ना, राइट टू लाइफ, ठीक है, किसी को स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स करना या किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 का क्या है, सीधे सीधे वायलेशन है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए एसआईटी को मना किया कि भाई आप जो स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है, आप उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं ले सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, बंगाल मूव्स हाई कोर्ट सीकिंग डेथ पेनल्टी फॉर कन्विक्ट, ठीक है। तो कैसा कन्विक्शन, कैसी डेथ पेनल्टी, अगस्त 9 बंगाल में कुछ ऐसा होता है जो ईयर 2012 दिल्ली में हुए निर्भया केस को एक रिमाइंड करा देता है। एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ एक डॉक्टर ट्रेनी होती है, उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप किया जाता है, ठीक है, एंड फाइनली उसको मार दिया जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है। फाइनली जो केस है वो ट्रायल में जाता है एंड अभी हाल ही में जो लोअर कोर्ट है उसका डिसीजन आता है और लोअर कोर्ट कहता है कि ये जो हुआ है ना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हम इसको रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट की कैटेगरी में नहीं मान सकते। दैट इज वाई हम जो कल्प्रिट हैं, ठीक है, हम दोषी मानते हैं बट हम उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पे जो बंगाल गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन पूछ रही है सीधे एक लोअर कोर्ट से कि भाई आपकी जो रियरेस्ट ऑफ रियर की जो डेफिनेशन है फिर वो है क्या, ठीक है। अगर आप मैच करो रियरेस्ट ऑफ द रियर 2012 वाले निर्भया केस से, तो वो सारी क्वालिफिकेशंस को मीट करता है ये केस जो 2012 में हुई थी। तो जब उन कल्प्रिट्स को फांसी दी गई थी तो आप इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट देके क्यों छोड़ रहे हो, है ना। और उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कोई आदमी जेल में रहेगा, सजा मिल गई, बट ऐसा नहीं है ना, पेरोल को भी राइट बना के रखा है, ठीक है। तो ऐसे तो कोई पर्सन है 1 साल जेल में सही से रहेगा एंड में उसको पेरोल मिल जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वॉक फ्री हो जाएगा, बिल्कुल खुलेआम घूमेगा। तो इससे जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई जो बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, डिसीजन लिया कि भाई हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, ठीक है, रियरेस्ट ऑफ रियर, है ना, जानने के लिए भाई हाई कोर्ट ही बताएगा रियरेस्ट ऑफ रियर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो मीनवाइल पॉलिटिक्स भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये इस इशू के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेशनल न्यूज भी है, इंटरनेशनल न्यूज भी है। कॉम्पिटेंट टू जज इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट सेज वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, ये ट्रीटी 2 कंट्रीज के बीच में है, एक तो इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। सिंपली ये ट्रीटी 1960 में हुई थी। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में एंड पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और अयूब खां वॉज द डिक्टेटर एट दैट टाइम। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई। इन्होंने कहा कि देखो हमारे बीच में बहुत सारी जो रिवर्स है ना वो कॉमन है, चलो इनको मिलके बांट लेते हैं, ठीक है। तो डिसाइड हुआ कि जो इंडस, झेलम और चिनाब ये वाली जो रिवर है ये किसके, इन पे किनकी ओनरशिप हो गई, पाकिस्तान की। यानी कि पाकिस्तान इनके वाटर का 80% इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। 20% कौन करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है। इसके अलावा 3 रिवर और सतलज, रावी एंड ब्यास, ठीक है, इनकी ओनरशिप आ गई इंडिया के पास। यानी कि इंडिया इनके वाटर का 80% इस्तेमाल करेगा, 20% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। अब 80-20 का क्यों रखा, 100% का क्यों नहीं रखा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कोई रिवर इंडिया से निकल रही है और इंडिया के लोग उसका यूज ही नहीं करें,
है ना, कुछ लोकल एग्रीकल्चर करने वाले होंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा 80-20 वाला रखो, है ना, 20% पानी, है ना, सतलज रावी ब्यास का हम ले लेंगे और इंडस झेलम और चिनाब का आप ले लेना। तो इस तरह की ट्रीटी, इस तरह का एक वाटर डिवीजन दोनों कंट्रीज के बीच में था। लेटर ऑन क्या हुआ कि अपने 20% के एग्रीमेंट के तहत कि भाई हम ये 20% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस, झेलम और चिनाब का, तो इंडिया ने कुछ डैम्स कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए, है ना, लाइक किशन गंगा डैम बनाया, है ना, रतले डैम बनाया, और ये चिनाब नदी पे ये डैम बनाए गए। ठीक है, चिनाब नदी पर ये डैम बनाए गए, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया। तो पाकिस्तान ने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठा लेते हैं। तो इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं बिठाते, वर्ल्ड बैंक के पास चलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने भी यही सजेस्ट किया कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बाद में बिठाना, पहले हम एक न्यूट्रल, है ना, एक्सपर्ट बिठा देते हैं आपके बीच में, वो आप दोनों की बात को सुनेगा एंड जो डिसीजन लेगा आप चाहे तो उसको मान सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इनके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया गया है, और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं वो हैं माइकल लीनो। तो इन्होंने ही बोला है कि भाई मैं कम्पिटेंट हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो इंडस वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये आएंगे, इंडिया में भी जाएंगे, पाकिस्तान में भी जाएंगे, है ना, मिलेंगे, बैठेंगे, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन निकलता है। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे इंडिया के बीच में, उरी अटैक हुआ था, देन पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जो दोनों तरफ से कमीशन बनाया गया था, जहाँ दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग रहते थे, क्या उनकी जो मीटिंग्स हैं, रेगुलर मीटिंग्स जो होती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद ही ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो है एक नौबत आई है, जो वर्ल्ड बैंक को ये अपॉइंट करना पड़ा है। तो याद रखेंगे माइकल लीनो। ठीक है, कहाँ पे किस किस डैम पे इशू उठाया है पाकिस्तान ने, किशन गंगा डैम, ठीक है, किशन गंगा डैम और रतले डैम। ठीक है, कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये दोनों ही चिनाब रिवर पे बनाए जा रहे हैं, याद रखेंगे, दोनों ही चिनाब पर बनाए जाने वाले डैम है, तो याद रखेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अगेन ट्रम्प से ही रिलेटेड है। ट्रम्प छाए हुए हैं, है ना, और ये 4 साल छाने वाले हैं पूरी तरह से। ट्रम्प ने एक और फैसला लिया, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, और ये ऑर्डर है कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, उससे भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये पेरिस एग्रीमेंट और क्या इंप्लीकेशन होंगे यूएसए के इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आने के पीछे। ठीक है, तो देखो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा रूल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल करना और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकना। ठीक है, और एक टारगेट सेट किया गया कि जो अभी करंट में टेम्परेचर है अर्थ का, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। ठीक है, तो इसको कम करने के कुछ उपाय बताए गए कि हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे टू डेवलप रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो इसको लेके जो यूएसए है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसी है बड़ी नेगेटिव रही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पेरिस एग्रीमेंट ही है ना, वो पूरी तरह से एंटी यूएसए है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई एंटी यूएसए क्यों है, वाई द पेरिस एग्रीमेंट इज एंटी यूएसए, तो इन्होंने बोला देखो हमें डेवलप कंट्री हमसे मांगेंगे ये पैसे, ठीक है, हमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी पैसे देके रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स बनाने हैं और खुद के यहाँ भी रीन्यूएबल एनर्जी को क्या करना है, प्रमोट करना है। इसके अलावा इन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा चाइना जो डेवलपिंग कंट्री बोलता है खुद को और डेवलप है, ठीक है, उस पर कोई ऐसे इम्प्लीकेशन नहीं लगाए गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन को प्रमोट करने वाला है ना, ये जो पॉल्यूशन है इसको प्रमोट करने वाला, जनरेट करने वाला जो कंट्री है वो चाइना है। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे हम आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो जितने रेस्ट्रिक्शन हम पे लगाता है ये पेरिस एग्रीमेंट, उतने रेस्ट्रिक्शन चाइना पे नहीं लगाता है। दैट इज वाई जो पेरिस एग्रीमेंट है वो अनफेयर है, दैट इज वाई हम इससे क्या होना चाहते हैं, बाहर होना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है, देखते हैं, लेटर लिख दिया जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है उनको, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, बहुत मेजर इंप्लीकेशन हो सकते हैं अगर बाहर आते हैं तो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पे भी किसका कंट्रोल है, यूएसए का कंट्रोल है, और जब यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा तो जो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो मल्टीलैटरल बैंक है, ये भी जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, जो लोन वगैरह देते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, तो इसके नेगेटिव इंप्लीकेशन भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है
पुतिन सी रिटरेट देयर क्लोज टाइज आफ्टर ट्रंप स्वेरिंग इन, ठीक है। ट्रंप ने जब स्वेरिंग इन ले ली उसके बाद चाइना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है ये। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, कांटेक्ट बनाने शुरू किए लिए। इन्होंने बात की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। उन्होंने कहा कि देखो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आप हमें भूल जाओ, ठीक है, हम आपके हमेशा क्लोज एलाई थे, हैं, रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप माना कि आज रशिया के फेवरेबल है, ठीक है, रशिया को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं करने वाले हैं, बट इन फ्यूचर कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो पुतिन को उतना ही ऑनर दे, रशिया को उतना ही वैल्यू करे जितना ट्रंप दे रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तरह की वार्निंग भी दी है शी जिनपिंग ने कि भाई हमसे टाइज मत तोड़ लेना। तो रशियन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि नहीं नहीं, आप हमारे एक इंपॉर्टेंट अलाई हो और आप वो इंपॉर्टेंट अलाई रहोगे, ठीक है। तो इस तरह की जो बात हुई है, अभी तो बहुत सारी मीटिंग होनी बाकी है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को पावर में आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, और हमारी आज के मॉडर्न इंडिया की सबसे डार्क न्यूज भी बोल सकते हैं इसको। एससी पैनल नोटिस ऑन ईयर ओल्ड प्लेंट फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सामने आया है, वो भी कहाँ पे, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो इंडिया का सबसे बेहतरीन, ठीक है, सबसे मॉडर्न और सबसे प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है, ठीक है। गूगल के सीईओ या आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सब यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चाहे अजय बंगा हो, वर्ल्ड बैंक के चीफ हो, यानी कि एक से एक जो टॉप एल्यूमिनाइज हैं वो यहाँ से निकल के जाते हैं। और वहाँ पे इस तरह की न्यूज आना बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही सैड है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है धीरज सिंह, और एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं और आईआईटी से खुद पढ़े भी हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, लोगों से उनकी कैटेगरी पूछी जाती है, रैंक पूछी जाती है, और फिर जब प्लेसमेंट होता है तो उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे आईआईटीएन स्टूडेंट जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। और 300 से ज़्यादा लोग इन्हें कैंपस प्लेसमेंट से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने और एनसीएससी ने इस पे, है ना, सू मोटो लिया है और तुरंत रिपोर्ट मांगी है। जो आईआईटीज हैं, 2 आईआईटीज पे बेसिकली इल्ज़ाम लगाया गया, एक तो हमारा आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, और इसके अलावा आईआईटी दिल्ली, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर हमारा शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, इन्होंने इस कंप्लेंट को रेज किया है, ठीक है। एनसीएससी की अगर बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 338 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। सेपरेटली 2004 में इसको बनाया गया, पहले इसके साथ में एसटी कमीशन भी जुड़ा हुआ था, बट सेपरेटली 2004 में इसको बनाया गया, ठीक है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं, और इनका टेन्योर 3 ईयर का होता है। काम क्या होता है, ठीक है, जो ऐसी एट्रोसिटीज़ पूरे इंडिया में हो रही हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनमें लुक इनटू करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे सजेशन देना, ये मेन पर्पज है एनसीएससी का। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, यानी कि 23 जनवरी 2025 के डेली न्यूज एनालिसिस में द हिंदू के। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।